गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के ज्ञान और पाठ्यचर्या नॉलेज एंड करिकुलम विषय के अंतर्गत आज अब हम देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा को देन क्या है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के क्षेत्र में एक तरह से कहा जाए कि महान क्रांति जो लाने का कार्य किया था वो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर का जो चिंतन का क्षेत्र था या दायरा था वो सीमित नहीं था, क्योंकि उनका पारिवारिक जो माहौल था या वातावरण था वो विभिन्न विचारपूर्ण वातावरण का परिवार का था। यानी कि हर क्षेत्र पर विचार चिंतन करने की जो प्रवृत्ति थी इनके परिवार के हर सदस्य में थी। हर सदस्य किसी न किसी विषय पर उसके यानी कि एक तरह से कहा जाए कि विचार विमर्श चर्चा आदि होती रहती थी। न केवल परिवार यानी कि परिवार में आने वाले सदस्यों की भी जो विचारधारा थी वो चिंतनपूर्ण थी, विचारात्मक थी। तो उसका प्रभाव रविंद्रनाथ टैगोर पे बचपन से पड़ा और यही कारण था कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को बहुत व्यापक रूप प्रदान किया। तो शिक्षा के क्षेत्र में टैगोर की जो देन है, आज जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, टैगोर की जो देन है उसमें सबसे पहली बात आती है कि शिक्षा को उन्होंने बहुत व्यापक रूप में समझा। ये नहीं है कि शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान करने का एक मात्र साधन है, ऐसा उन्होंने नहीं। उनका मानना ये था कि शिक्षा केवल ज्ञान ही प्रदान नहीं करती है, बल्कि शिक्षा के माध्यम से बालक के सर्वांगीण विकास, जिस शब्द का अब हम प्रयोग करने लगे हैं, तब इतने समय पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि बालक के सभी क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। तो वही शिक्षा है, केवल बौद्धिक रूप से उसके में बुद्धि के अंदर ज्ञान को ठूस देना शिक्षा नहीं है। इसीलिए शिक्षा को उन्होंने एक व्यापक रूप प्रदान किया। दूसरा है पाश्चात्य जीवन से भी संबद्धता को उन्होंने स्थापित किया, अर्थात कि केवल भारत के दायरे में रहकर यानी कि भारत के दायरे में रहकर हम अपनी ही संस्कृति को, अपनी ही परंपराओं के बीच में रहकर बालक के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। क्यों कि जो धीरे धीरे जो हमारे वैश्विक जो वातावरण बनता जा रहा है वो सार्वभौमिकता का बनता जा रहा है, और सार्वभौमिकता के लिए अनिवार्य है कि भारत के दायरे से बाहर निकलकर अन्य राष्ट्रों की सभ्यता संस्कृति को भी समझा जाए, जिससे कि भारत में अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, परंपरागत व्यवस्थाएं या विकास के मार्ग की जो बाधाएं हैं वो समझने का अवसर मिले और उनके आगे निकलकर भारत को, राष्ट्र को विकास के लिए तत्पर कर या विकास के पथ पर आगे ले जा सके। इसीलिए भारतीय संस्कृति के साथ में पाश्चात्य जीवन से भी इन्होंने संबद्धता को स्थापित किया कि पाश्चात्य जीवन किस तरह का था, इसे भी समझना आवश्यक है। उसके बाद में है आध्यात्म और भौतिक दोनों तत्वों का उन्होंने संबंध स्थापित किया। उनका मानना ये था कि जहाँ आध्यात्मिकता पर हम बल देते हैं वहीं भौतिक संसाधनों पर भी हमें बल देना चाहिए। यानी कि केवल आध्यात्म पर ही हम सीमित ना रहें। आध्यात्म के माध्यम से हम नैतिक संस्कार, धर्म, संस्कृति आदि के बारे में जान सकते हैं, लेकिन भौतिकवादिता के आधार पर हम नवीन आविष्कारों के प्रति अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। इसीलिए आध्यात्म और भौतिकता दोनों ही तत्वों पर इन्होंने बल दिया। फिर बाद में शिक्षा का आधार प्राकृतिक रखा, अर्थात कि प्रकृति को शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण साधन मानते हुए उन्होंने शिक्षा के लिए जितने भी साधन या शिक्षा का जो आधार था वो प्रकृति ही माना। निश्चित है, क्योंकि ज्ञान जितना भी है वो बालक के आसपास में ही उपस्थित है, और ये आसपास क्या है? प्रकृति है, जो कि बालक को सिखाने का कार्य करती है। इसीलिए शिक्षा का जो आधार है वो भी है प्रकृति ही होनी चाहिए। उसके बाद में दर्शन और वास्तविक जीवन में मतलब परिस्थितियों में समन्वय स्थापित करना, यानी कि दर्शन और वास्तविक जीवन में समन्वय स्थापित करना बहुत अनिवार्य। कि एक ये कहे कि केवल वैचारिक आधार पर किसी चीज़ को हमने तय कर लिया कि भाई अमुक बात है और हम वास्तविक जीवन के लिए वो अगर सार्थक नहीं है तो उस विचार का कतई कोई उपयोग नहीं हो सकता। वो विचार केवल कल्पना बनकर रह जाए। लेकिन
दर्शन के आधार पर जो भी चिंतन, जितना भी व्यक्ति, मतलब एक तरह से कहा जाए कि जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में बालक हर चीज की एक चिंतनात्मक स्तर पर आकर किसी निर्णय पर पहुंच सके, इसीलिए दर्शन और वास्तविक जीवन का समन्वय करने पर विशेष उन्होंने बल दिया। यानी कि शिक्षा में जो दर्शन को जोड़ने का जो प्रयास किया, या बालक की विचारधारा को, बालक के चिंतन को एक दार्शनिक रूप देने का जो कल्पना की, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने की। अब है सौंदर्य बोध हेतु शिक्षा, क्योंकि हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल की प्रकृति क्या है, पर्यावरण, जिसके लिए हम बार बार कहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है, पर्यावरण बहुत बिगड़ रहा है, और निश्चित है कि ये सब वर्तमान में जो परिणाम भुगत रहे हैं उसका परिणाम पर्यावरण के साथ जो हम लोगों ने खिलवाड़ किया है उसी के कारण हम ये सब परिणामों को झेल रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने इतने समय पहले ही प्रकृति के प्रति समर्पण या सौंदर्य बोध के प्रति बालक को सजग करने के लिए पहले ही कहा था। तो ये पर्यावरण में एक एग्जाम्पल देती हूँ, तो प्रकृति के सौंदर्य के प्रति उसमें समर्पण या सौंदर्य के प्रति जो ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, जब उसको प्राप्त होगा तो वह हर चीज की जो एक नकारात्मकता है उससे दूर हटकर, और जो सौंदर्य है उसके अंदर जो सकारात्मकता है उसको देखने की क्षमता उसमें विकसित होगी, और बालक की जो एक सकारात्मक सोच है उसको बल प्राप्त होगा, और यूँ कहा जाए कि संवेगों को भी इसको रूप प्रदान करने में सहायक होगा। इसीलिए सौंदर्य बोध है तो शिक्षा की व्यवस्था पर सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने ही समर्थन किया था, या उन्होंने विचारधारा रखी थी। इससे पहले एक यो कहा जाए कि आज से कुछ साल पहले तक भी ये कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो खेलना कूदना, ये प्रकृति, सौंदर्य, ये सब क्या है? ये शिक्षा के अतिरिक्त के साधन है, जिसकी वजह से व्यक्ति की विचारधाराओं में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने इतने समय पहले सौंदर्य बोध शिक्षा पर भी बल दिया था। उसके बाद में भारतीय संस्कृति को महत्व, रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय संस्कृति के महान पुजारक कहें या महान समर्थक थे, और उन्होंने पाश्चात्य जीवन से संबद्धता स्थापित करने का समर्थन अवश्य किया, लेकिन भारतीय संस्कृति का पूर्ण समर्थन क्या, पूर्ण महत्व दिया। उनका कहना यह था कि भारतीय संस्कृति जो है वो विश्व में महानतम संस्कृतियाँ हैं। हाँ, कुछ क्षेत्र हैं जिनमें बदलाव की आवश्यकता है, इसीलिए पाश्चात्य जीवन से संबंध या उससे भी संबंध शिक्षा को, या पाश्चात्य जीवन के बारे में जानना भी अनिवार्य है, वरना अन्यथा उनका मूल जो आधार हो भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा पर बना। फिर स्वाभाविक गति से सीखने के विकास को महत्व दिया, और स्वतंत्र, यानी कि बालक की जो सीखने की गति है वो पहले तो स्वाभाविक रूप से होगी कि बालक जिस गति से सीखता है उसे उस गति से सीखने दिया जाए, और सीखने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए कि बालक कैसे सीख रहा है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद में पुस्तकीय ज्ञान की तुलना के अपेक्षा बालक पर ध्यान रखेंगे, अर्थात ये पॉइंट उन्होंने शिक्षक के लिए दिया था कि शिक्षक को चाहिए कि वो पुस्तकीय ज्ञान और पठन पर बल देने की अपेक्षा बालक पर अधिक ध्यान केंद्रित करे, कि बालक किसी भी तथ्य को, किसी भी बात को कैसे ग्रहण कर रहा है, किस तरह से सीख रहा है, और उसका विकास किस तरह से हो रहा है, उस चीज़ पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उसके बाद में सरल एवं सादगीपूर्ण जीवन का होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि फैशन और जो है इसके प्रति रविंद्रनाथ टैगोर कट्टर विरोधी थे। फैशन के प्रति वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से कहा जाए कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका कहना यह था कि जितना सादा और सरल जीवन होगा, व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उतना ही सादा और सरल बन पाएगा, और ये प्राकृतिक रूप से सत्य भी है कि जो जितना चटर फटर कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा फैशनेबल होता है, तो उसकी जो सोच है, उसकी महत्वाकांक्षा है, वो उसी अनुकूल होती है। तो जो वास्तविक धरातल है वो उससे उखड़ जाता है, और बालक को वास्तविक धरातल से जोड़े रखने के लिए अनिवार्य है कि सादा और सादगीपूर्ण सरल जीवन होना चाहिए, जिससे कि जो मूल आवश्यकताएं या जो कि
वास्तविक आवश्यकताएं हैं उनके ऊपर बालक का ध्यान केंद्रित रहे। अनावश्यक जो आवश्यकताएं हैं जिनका क्या नहीं भी है तो चल जाता है, उसके प्रति उनका आकर्षण इतना नहीं है। इस शिक्षा में नवीनता और मौलिकता पर उन्होंने बल दिया कि एक जैसी समान शिक्षा प्रदान करने से बालक में वो उत्पन्न होने लगती है, वो अरुचि उत्पन्न होने लगती है। उसको समाप्त करने के लिए, अरुचि को रुचि में बदलने के लिए आवश्यक है कि शिक्षा में नवीनता आई जाए, चाहे शिक्षण विधियाँ हैं, चाहे शिक्षण तकनीक है, उसमें नवीनता लाई जाए और मौलिकता को बनाए रखा जाए, यानी कि मूल जो तत्व है उसको न बदला जाए, उसको प्रस्तुत करने का तरीका भिन्न हो सकता है। इस शिक्षण का स्थान महत्वपूर्ण माना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है, बालक पर बल दिया है, बालक की शिक्षा पर, उसके सर्वांगीण विकास पर बल दिया है, उसको स्वाभाविक गति से सीखने पर बल दिया है, स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसर प्रदान किए। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि शिक्षक के बिना शिक्षण कार्य कतई पूरा नहीं हो सकता, शिक्षक के बिना बालक नहीं सीख सकता है। इसीलिए शिक्षक का स्थान शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। जब बाल केंद्रित शिक्षा की हम कल्पना करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि बालक को स्वाभाविक रूप से सीखने दिया जाए, उसको सीखने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए, उसके रुचि, योग्यता, क्षमताओं के अनुसार उसे सीखने का अवसर प्रदान किया जाए, इसका मतलब शिक्षक वहाँ पर बाद में है, बालक पहले। लेकिन क्या बालक स्वाभाविक गति से सीखने दिया जाए स्वतंत्र रूप से, तो क्या वो उन चीज़ों को सीख पाएगा जब तक उसके बारे में उसको कोई जानकारी ना हो? तो जानकारी देने का कार्य कौन करेगा? शिक्षक करेगा। अर्थात कि चाहे हम कितना भी कहें, लेकिन शिक्षक का स्थान सर्वोपरि है, महत्व है, उसको महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करने में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वाधिक बल दिया। उसके बाद में विश्व बंधुत्व की भावना पर बल दिया है कि संपूर्ण विश्व एक है, सभी आपस में मित्रतापूर्वक भाईचारे के साथ में किस तरह से रह सकते हैं, उसके लिए उन शिक्षा पर बल दिया। और उसके लिए आवश्यकता कि पाश्चात्य जीवन और संस्कृति को समझा जाए, पाश्चात्य सभ्यताओं को समझा जाए, उनकी जानकारी को प्राप्त किया जाए। तो शिक्षा ऐसी जो कि विश्व बंधुत्व की भावना का विकास कर सके। उसके बाद में है विश्व, और इसी दृष्टिकोण से उन्होंने विश्व भारती की स्थापना की थी कि जिसमें कि एक उदाहरण संपूर्ण भारत के सामने प्रस्तुत किया था कि शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। और यही कारण था कि भारत की भावी शिक्षा व्यवस्था की पीठिका तैयार करने का या प्रस्तुत करने का जो श्रेय जाता है वो रविंद्रनाथ टैगोर को जाता है। अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय शिक्षा को एक नवीन रूप प्रदान करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसके आधार पर आपको एक प्रश्न करना है कि रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा को क्या देन है, स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं आपको फिर एक बार निवेदन करना चाहूँगी कि वैश्विक महामारी के इस दौर में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मुंह पर मास्क लगाएं, किसी से बात करते समय 6 फीट दूरी बनाए रखें और किसी भी वस्तु को छुएं, कहीं भी आए, कहीं भी जाएं, तो समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें और साबुन से हाथ धोते रहें। अपने आप को सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।